नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। कई बार चित्रकूट की भूमि पर राष्ट्र की बेहतरी के लिए चिंतन कर चुका संघ एक बार फिर चित्रकूट के घाट पर पहुंच चुका है। इस बार के चिंतन शिविर में संघ के रणनीतिकार कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मंगलवार की सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंच गए थे। उनके साथ संघ के लगभग सभी पदाधिकारी भी चित्रकूट में मौजूद हैं। 13 जुलाई तक चित्रकूट में होने वाली संघ की इस 5 दिवसीय बैठक में सूबे की सियासी नब्ज टटोली जाएगी और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के कामकाज का भी संघ आकलन करेगा। कंब रामायण कहती है कि दशानन को मारने का प्लान चित्रकूट में बना था और अब बीजेपी का थिंक टैंक यानी संघ संपूर्ण भारत को भगवामय बनाने की रणनीति का वैचारिक मंथन चित्रकूट में कर रहा है। उनका लक्ष्य न केवल पूरा भारतवर्ष होगा बल्कि आसपास के इलाके और चीन वाले हिस्से के कब्जे को लेकर भी हो सकता है उसमें रणनीति बने। अटेंशन में आज हम संघ की इसी बैठक के मायने निकालेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चित्रकूट के घाट पर भई संघ की भीड़ी। जी हां, चित्रकूट में संघ की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। हिंदू और मुसलमानों के डीएनए को एक बताने वाले बयान से राजनीतिक चर्चाओं में आए मोहन भागवत एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक में मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचे हैं। 5 दिन चलने वाली इस बैठक में देश और समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब यूपी राज्य में विधानसभा चुनाव और 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की सक्रियता ने सबको चौंका दिया है। हालांकि संघ लगातार सक्रिय रहता है, लेकिन इस बार मोहन भागवत के बयान चर्चाओं में है। बैठक के पहले दिन क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक की बैठक हुई और ये बैठकें 10 और 11 जुलाई को भी होंगी, जिसमें संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सभी 5 सह सर कार्यवाह मौजूद रहेंगे। इन बैठकों में संघ के 7 कार्य विभाग के अखिल भारतीय प्रमुख और सह प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं। इसके बाद 12 जुलाई को सभी 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक ऑनलाइन रूप से बैठक से जुड़ेंगे। 13 जुलाई को अलग अलग संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी ऑनलाइन बैठक का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अलावा देश की शिक्षा नीति पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक संघ का पूरा फोकस इस समय अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर है। इसके साथ ही इस बात पर भी चिंतन हो सकता है कि बंगाल, केरल के साथ साथ दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में कैसे राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रवाद को मजबूती दी जाए। बैठक के बाद प्रांतों में काम कर रहे प्रचारकों के कामकाज में फेरबदल हो सकता है। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। संघ ये बता दे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसकी सदस्यता कितनी है, संघ का संविधान क्या है और संघ भ्रष्टाचार पर खामोश क्यों रहता है। और संघ यदि कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की छवि की क्या फ्रेंचाइजी ले रखी संघ ने ठीक करने की? क्या वो देश को बेवकूफ समझता है? कोरोना में पूरे देश में लाखों मौतें, अकाल मौतें हुई हैं, संघ ने एक शब्द नहीं बोला, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आहत होंगी, उनकी छवि बिगड़ेगी। तो क्या संघ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में स्थापित करने की दलाली कर रहा है? बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को लेकर भी मंथन होगा। चुनाव से इस बैठक का सीधे तौर पर तो कोई लेन देन नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की रणनीति पर बात होगी। इसके साथ ही इस बात पर भी चिंतन हो सकता है कि बंगाल, केरल और दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में कैसे राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रवाद को मजबूती दी जाए। चित्रकूट में जारी इस बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि जिस SC/ST की चिंता संघ को है, उसी की नाराजगी ने पिछली बार बीजेपी की सरकार बनाने में रोड़ा अटका दिया था। अब जबकि कांग्रेस का पूरा फोकस फिर से इस वर्ग को अपने साथ लाने पर दिख रहा है, ऐसे में ना बीजेपी और ना ही संघ इसे हल्के में ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले प्रकाश जी, आप ही के पास, इस प्रकार के चिंतन शिविर लगातार संघ करता रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस प्रकार की स्थिति हमने देश में देखी और जिस प्रकार का बयान मोहन भागवत ने पिछले दिनों दिया था डीएनए को लेकर, उस परिदृश्य में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश के नज़रिए से इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए मनोज, संघ की ये बैठक कोरोना काल में हो रही है, ये पहले से तय है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना काल का वो हो गया, अचानक हो गई। संघ की जितनी भी बैठकें हैं, जो कार्यक्रम होते हैं संगठनात्मक स्तर पे, वो सब पहले से तय होते हैं। ये अब चूंकि संघ की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सार्वजनिक नहीं होती, संघ जो बताना चाहता है वही बताता है। इसके अलावा वहाँ अंदर खाने में क्या होता है वो अपने संगठन की समीक्षा करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हस्तक्षेप वो नहीं करते हैं। राजनीतिक संगठन के तौर पे भारतीय जनता पार्टी उनकी एक अनुषांगिक संगठन है। जिस तरह से मजदूर संघ है या विद्यार्थी परिषद है या सेवा भारती, ऐसे तमाम तरह के संगठन हैं और उन संगठनों में जो कामकाज पे जो निगरानी होती है संघ की, वो होती है प्रचारकों के माध्यम से। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री कहलाता हो या अलग अलग जगह वो जो कुछ भी कहलाता है, आमतौर पे वो संगठन महामंत्री ही हर जगह है, बिल्कुल, लेकिन वो होते हैं संघ के प्रचारक। तो ये बैठक संघ के उन प्रचारकों की है और ये चूंकि एक साल भर में एक विश्लेषण होता है कामकाज का, तो वहाँ पे हर संगठन के कामकाज का वो देखेंगे कि क्या तय किया था, कहाँ तक पहुँचे, उसका एक पूरी आगे की उनका क्या सोचना है, क्या कार्यक्रम तय करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा विस्तृत कार्यक्रम होता है उनका। और संघ की ऐसी बैठकें अभी एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, अलग अलग स्तर पे होती रहती है। बिल्कुल। तो उसका कोई बहुत राजनीतिक मायना नहीं है। राजनीतिक मायना ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर देश में सरकारें हैं, राज्यों में सरकारें हैं, तो आरएसएस का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इसलिए हम आरएसएस के मोहन भागवत के किसी भी बयान पे मीडिया में इतनी चर्चा होती है। एक ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था। बिल्कुल। संघ को कोई बहुत ज़्यादा उससे नहीं लेता था, जिस तरह से अभी के मिश्रा कह रहे थे कि संघ का कोई संविधान नहीं है, सदस्य, तो संघ का कोई सदस्यता नहीं होती है, संघ का कोई संविधान नहीं है। एक अनोखा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कोई सदस्यता नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप एक दिन संघ की शाखा पे चले जाओ, वो जिंदगी भर आपको अपना स्वयंसेवक मानते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ा अलग कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति में संगठन की चिंता सर्वोपरि है। उस संगठन की चिंता से ही आज उन्होंने अपनी जो राजनीतिक शाखा है उसको देश में इतनी मजबूती दी है। तो निश्चित तौर पे ये एक राजनीतिक वो नहीं है कि 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए संघ के लोग बैठ गए हैं बात करने के लिए, या उन पे विचार करेंगे, या मोदी सरकार कामकाज कैसा कर रही है उस पर विचार करेंगे। ऐसा वहाँ कुछ नहीं होगा जी। वो जो कुछ भी होता है, तो कई बार हमने देखा संघ प्रमुख सार्वजनिक तौर पे कई चीज़ों पे प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, लेकिन बहुत सीमित और मर्यादित तरीके से प्रतिक्रिया होती है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, सरकारों के कामकाज पे जो प्रतिक्रिया संघ की तरफ से आती है वो बहुत सीमित और मर्यादित तरह से होती है। लेकिन जो कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई थी मोहन भागवत के जो पिछले बयान थे डीएनए को लेकर, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, कांग्रेस के बाकी नेताओं ने नहीं की, तो दिग्विजय सिंह के लिए मतलब प्रिय सब्जेक्ट है संघ और भागवत। देखिए, संघ और भागवत नहीं, संघ उनका प्रिय सब्जेक्ट है। आरएसएस के वो अपने आरएसएस के वो अपने आप को घोर विरोधी साबित करने की हर समय कोशिश करते हैं और अल्पसंख्यकों के हितैषी होने का उनका दावा रहता है दिग्विजय सिंह जी का। तो अब दिग्विजय सिंह जी का जो भी माइंड सेटअप है उसमें वो अगर मोहन भागवत ने ये कहा है तो एक विपक्षी नेता के तौर पे जो आरएसएस का विरोधी है, उससे आप इसी तरह की प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर सकते हैं। और उन्होंने अपना जो काम है वो ही किया है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई नई बात है। ये दिग्विजय सिंह को करना चाहिए। अगर आप संघ के विरोधी हो, दिग्विजय सिंह की बात के अगर कोई मायने हैं, वो लोगों में अपील करते हैं या अपील रखते हैं, तो उन्हें जो प्रतिक्रिया देनी थी उन्होंने दे दी। अब लोगों को जो प्रतिक्रिया देनी थी वो देंगे। तो ये घोषित तौर पे है कि वो है, लेकिन कांग्रेस दिग्विजय सिंह को भी वो नहीं कर रही। कांग्रेस खुल के हिंदुत्व का विरोध नहीं कर सकती आज की तारीख में। तो कांग्रेस की लाइन अलग है और दिग्विजय सिंह की लाइन अलग है। कांग्रेस आज मंदिर जा रही है। जो 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए का एजेंडा था, कांग्रेस उस पे से कब की हट चुकी। बिल्कुल। तो जो प्रो अल्पसंख्यकवाद था वो प्रो हिंदुत्व की तरफ जा रही, लेकिन उस पर हिंदू भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को हिंदू होने के आधार पे
किसी राजनीतिक दल को पसंद करना है, उनकी पहली पसंद निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी होगी। फिर वो गलती भी कर देते हैं। हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में वो ऐसे किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ बयान देती है, या हमने आसाम में देखा जिसके कारण वो सत्ता से दूर रह गए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदू, जो लोग हिंदू के आधार पे सोचते हैं राजनीति में वोट डालने से पहले, वो लोग कांग्रेस पे किसी कीमत पे भरोसा नहीं करेंगे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर ले, मुसलमान उसको वोट नहीं देगा। बिल्कुल, वोट देते होंगे तो बहुत 2-5%, और ये भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि मुस्लिम वोट उसे नहीं मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने केंद्र की सत्ता में आज अगर 300 सीटें हासिल की है तो वो ये मानते हैं कि ये हिंदुओं के वोटों से सरकार बनी। देश में जो बहुसंख्यक वोटों से सरकार बनने का करिश्मा है, हमने 70 साल की राजनीति में, 70-75 साल की राजनीति में पहली बार देखा है। 2014 में पहली बार और 2019 में लगातार उसी सफलता को दोहराया दूसरी बार। अब हिंदू कई तरह से बटा हुआ है, लेकिन आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हिंदू बना दिया। आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप पिछड़े हो, आप अति पिछड़े हो, सब तरह के लोग हैं उसके अंदर शामिल, लेकिन मूलतः उनका धर्म अगर हिंदू है। तो भारतीय जनता पार्टी उन सबको चुनाव में एक करने में कामयाब हो गई, और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में वो अगर 50% वोट ले आती है, बिल्कुल 70-73 सीटें, 65 सीटें रिपीट करती है, विधानसभा के चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करती है, 325 के तो आसपास। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जातिगत समीकरण सेट किए या हिंदुत्व को लोगों के अंदर उतारा, तो उसमें निश्चित तौर पे आरएसएस का योगदान है। बिल्कुल, और ये संगठन अपने उस एजेंडे पे सफल है। विजय जी, संगठन सफल है, और जो प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी एजेंडा, लेकिन एक और जो हम देख रहे हैं कि SC/ST पर जो फोकस की बात हो रही है, क्योंकि एक बड़े वर्ग में कहा जा रहा, हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कहे थे, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उनके सहित उनके तमाम मंत्री कहते थे कि जब आप जनगणना होगी, क्योंकि अब कोरोना काल हुई नहीं तो 2021 इसी साल ही होना थी, कि आदिवासी अपने को हिंदू ना लिखाएं, और संघ चाहता था कि वो हिंदू के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अब SC/ST को लेकर चिंता है, क्योंकि SC की चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर हो सकती है, लेकिन SC/ST की चिंता सब जगह है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कम हम देख रहे हैं कि जो पिछली बार सरकार जो मुहाने पर जाकर ठिठक गई थी, सरकार नहीं बन पाई थी, तो इन दोनों वर्गों की एक बड़ी नाराज़गी थी। तो इसको लेकर तो बात होगी, तो वाकई चिंता गंभीर है। देखिए मनोज जी, संघ के एजेंडे में शुरू से ही रहे हैं आदिवासी और दलित वर्ग। आप देखिए, संघ वो है जो शाखाओं में लगाने के साथ साथ आपको भोज कराता है। आज की तारीख में सामूहिक भोज कराने के आयोजन किए उन्होंने, समरसता भोज, जिसको नाम दिया। तो संघ की शाखाओं में भी जो है एक साप्ताहिक कार्यक्रम महीने में एक बार होता था, जिसमें सभी स्वयंसेवक, वो चाहे किसी भी जात बिरादरी के, वहाँ जात को तो पूछता नहीं है। तो मनोज जी, पहले से आदिवासियों को देखिए, जो जिनका धर्म परिवर्तन हो गया, उनको बाकायदा कैंपेन चलाइए। बैतूल के पास जाइए, संघ ने पूरे गांव के गांव, मतलब गोद जैसे ले रखे हैं, उनको किस तरह से समृद्ध किया है आदिवासी गांवों को। वहाँ की साफ सफाई देखिए तो आप चकित रह जाएंगे मनोज जी। तो संघ ये आज नहीं कर रहा है, निश्चित तौर पर वो चिंता करता है। उसका पहले ही कहना है कि भाई सबको एक करने का, जिस तरह भागवत जी ने कहा सबका DNA एक। तो संघ ये नहीं मानता है कि कौन अलग है, जात पात है। ये तो कांग्रेस ने हवा दे दे के मुस्लिम विरोधी है, उसने कभी संघ ने मुसलमानों का विरोध नहीं किया। वो चाहे तो संघ शाखा में आज जा सकते हैं, और कई ऐसे तमाम उल्लेख, शायद इसीलिए उन्होंने मुस्लिम मंच का गठन किया बाकायदा। और जिस तरह से बोलते आ रहे हैं, तो संघ का अपनी एक कार्य पद्धति होती है। जिस तरह से भटनागर जी बता रहे, संघ एक बरगद की तरह है मनोज जी, और कई शाखाएं हैं उसकी, उस बरगद के नीचे पलती रहती हैं। उसमें भाजपा भी है, कई अनुसांगिक संगठन है उनके, जिस तरह से भटनागर जी ने बताया, विद्यार्थी परिषद, तमाम तरह के वो काम करते हैं। कल्याण तमाम सारे, हर साल आजकल वो विचार परिवार कहते हैं। बिल्कुल मनोज जी, हर साल हर वर्ग में, और हर साल जुलाई में उनका इस तरह से अधिवेशन होता है, जिसमें वो बात करते हैं, आपस में समीक्षा करते हैं जो काम उन्होंने किए हैं। चूंकि कोरोना काल था, ये चित्रकूट का वाला भी मनोज जी पिछले साल का है। इस साल जो कर रहे हैं वो वर्चुअल भी कर रहे हैं और वैसे भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप देखो कि उसमें भी वही समीक्षा है। कोरोना काल में जिस तरह से हम सुन रहे थे, मिश्रा जी कह रहे थे, आप कांग्रेस प्रवक्ता, कि संघ ने क्या किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई। संघ वो है जो कोरोना काल में उसने लोगों की जाकर सेवा की, बिना शोर शराबे के करता है, बिना मीडिया में आए, बिना सुर्खियों में आए, संघ अपना काम करता है, सेवा करता है। इससे बेहतर होता है वो सेवा दल की कुछ उपलब्धि बता देते कि सेवा दल ने संकट काल में ये किया, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल मनोज जी, तो संघ ने अपना काम करता रहो। इस बैठक में निश्चित तौर पर जो कोरोना काल में संघ ने काम किया है उसकी भी समीक्षा होगी, आगे क्या रणनीति रहेगी इस पर भी बात होगी। 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ संघ की क्या भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से काम करती है संघ, वोटरों को
जागरूक करने का काम भी करता है मनोज जी, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी के। तो संघ कई मोर्चों पे और कई जगह काम करता है, उसके काम करने का अलग तरीका है। और यही वजह है कि आप देखिए वोटर प्रतिशत बढ़ाने में, चाहे तमाम तरह की जो आप छुआछूत की बात हो, संघ के प्रयासों के कारण, या आप धर्म परिवर्तन की बात हो, तो संघ के प्रयासों के कारण बहुत से लोग वापस हुए हैं, उनको अपनाया है। नहीं तो हमारे समाज में हिंदुओं की हम जो बात करते हैं, एक बार कोई धर्म परिवर्तन कर लेता उसको अपनाता नहीं था समाज, लेकिन ये संघ के ही प्रयास रहे मनोज जी। बिल्कुल बड़ी संख्या में धर्मांतरण को रोका उसका एक उन्होंने। बड़ा कारण शायद जातियाँ भी हैं, क्योंकि जब वो शामिल हो गया, मान लीजिए हिंदू बन गया, तो संकट ये है ना कि उसको किस जाति का मानोगे आप कि देखिए उसको मनोज, हिंदुओं के अंदर सबसे जो हिंदू समाज है कई सारी जातियों में, उपजातियों में अलग अलग तरह से बटा हुआ है। दलित है, आदिवासी है, छुआछूत है, ये सारी बुराइयां थी। धीरे धीरे कई सारी चीज़ें दूर हुई है, आज भी कई जगह मौजूद है और उनको दूर करने की ज़रूरत है। अब चूंकि आरएसएस का ये मानना है कि इस भारत भूमि पे जो भी रहता है वो हिंदू है, और हिंदू नाम धर्म से मत देखिए। हिंदू नाम जो है वो यहाँ से उपजा नहीं है, वो मध्य एशिया के लोगों ने दिया है। बिल्कुल जो सिंधु से हिंदू बना, तो सिंध तो आज पाकिस्तान में है, बिल्कुल, लेकिन हिंदू भारत में है, तो वो कहलाए उनके द्वारा। बाकी जब हम बात करते हैं तो एक सनातन धर्म है, बिल्कुल, जिसको हम मानते, तो अधिकतर हिंदू जो है वो सनातन धर्मी होते हैं। फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ। तो ये आरएसएस की दृष्टि में ये धर्म अलग है, पंथ अलग है, लेकिन सब हिंदू है। अब मुस्लिमों से आपकी सांस्कृतिक भिन्नता है, बिल्कुल, उनके आपके सांस्कृतिक संस्कारों में और आपके उसमें थोड़ा सा अंतर है। खान पान से लेकर सब सारी चीज़ों में अंतर है, बाकी के अंदर आपके अंदर अंतर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद संघ अब ये बात समझ रहा है कि अगर 20% आबादी मुसलमानों की है तो आप उसको समाज से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो उन्होंने अपने आप के अंदर परिवर्तन किया है। समय के साथ में बदलना हर संगठन के लिए बहुत जरूरी होता है और उसकी जीवंतता का प्रमाण होता है। तो मुझे लगता है कि अगर सबक ले लेना चाहिए, कांग्रेस अगर सबक लेती तो आज कांग्रेस की जो बुरी हालत है उसमें ऐसा नहीं है कि देश में कांग्रेस के समर्थक नहीं है या देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, सब चीजें हैं और बल्कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन की तरह चला पाते, उन्होंने नेताओं के कबीले बना दिए, उन्होंने खांचों में बांट दिया। उन्होंने जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि हिंदू समाज बटा हुआ है, ऐसे कांग्रेस आज बटी हुई है। और कांग्रेस ने कभी अपने संगठन पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक चेहरा उनके पास होता था जो पूर्ण ने चुनाव जिता देता था। तो सत्ता में रहते उन्हें कभी संगठन की वैसी जरूरत महसूस ही नहीं हुई, चिंता भी तो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कांग्रेस कोई ऐसा काम कभी नहीं करती है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम देती है, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। कांग्रेस में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नेता की मर्जी आए वो कार्यक्रम डिसाइड हो जाता है, तो वो नेता के समर्थक करते हैं, बाकी कांग्रेस के लोग जो दूसरे नेता के समर्थक है वो उसमें हिस्सा नहीं लेते। तो कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई उसका कारण ही संगठन का अभाव है, संगठन की समझ का अभाव है। और कई बार वो मनोज जी स्वीकार भी करते हैं कि संघ की कार्य पद्धति, कार्यशैली बहुत अच्छी है, लेकिन बोलते जरूर हैं, स्वीकार नहीं कहा कि हमको अनुशासन सीखना चाहिए, उसको अपनाना बहुत कठिन है। संघ की कार्य पद्धति तो बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन का तरीका भी, लेकिन उसे अपनाने के लिए आपको इतने सारे कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे जो अपना जीवन खपाते हैं। और इतना लंबा जो प्रचारक है वहाँ पे सब अच्छे साधन समृद्ध घरों के लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से पूरा समय संघ को दे रहे हैं, संघ के काम के लिए दे रहे हैं, और उनको पता भी नहीं है किसी को कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है निश्चित तौर पे कहाँ से आए। चीज है प्रकाश जी कि जो हम देख रहे हैं अभी तक ये था कि संघ पर्दे के पीछे कहा जाता था या उनमें एक संगठन महामंत्री की जो परंपरा थी, लेकिन जो पिछले दिनों एक जो तस्वीर आई है उसको समझने की कोशिश करेंगे दर्शकों के नज़रिए से कि अभी तक जो संघ के जो पदाधिकारी होते थे या बीजेपी में भी चले गए, सार्वजनिक मंचों पर उनकी उपस्थिति ऐसी दिखती नहीं थी। लेकिन वो जो तस्वीर आई जिसमें नए नवेले मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीख दे रहे हैं शपथ के पहले, उसमें बीएल संतोष उस फ्रेम में दिख रहे हैं। जेपी नड्डा तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो समझ में आता है। देखिए बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। बिल्कुल, उनका बैकग्राउंड ये है कि वो आरएसएस के प्रचारक हैं, इज द डिफरेंट। लेकिन वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सरकार में मंत्री बन रहे हैं, और ऐसे कई प्रचारक तो निश्चित तौर पे उनको हक बनता है कि वो वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे।
अपनी पार्टी की रीति नीतियों के बारे में बताएं। और इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कई सारे लोग जो बाहर से आए हैं, फिर कुछ सहयोगी संगठनों के लोग भी उनके साथ में बनेंगे, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे केवल भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मंत्री बने उनकी उपस्थिति होगी, न कि जनता दल यू की उपस्थिति होगी, न लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की उपस्थिति होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच तो BL संतोष को बैठने का हक बनता है। वही तो मैं समझना चाह रहा, मतलब संघ अब ये भी नहीं है कि वो बताना चाह रहे हैं कि रीति नीति के हिसाब से ढलना है, तो चाहे जिसको भी उनको लाना पड़े वो लाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ में मोहन भागवत वहाँ बैठे होते तो सवाल उठाना जायज़ था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अपनी ही सरकार के अंदर प्रधानमंत्री के साथ बैठने का हक तो रखते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, हक तो रखते हैं, लेकिन एक खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ प्रचारकों की भूमिका बदली जा सकती है। मध्य प्रदेश के भी उसमें प्रचार है कि कई सारे लोग हैं और जो बीजेपी में संघ का काम या संघ में बीजेपी को देखते हैं, उनको भी कुछ बदला बदली हो सकती है। और इस बीच में पूरी बैठक के बाद दत्तात्रेय होश बोले, क्योंकि संघ में माना जाता है कि जो नंबर 2 जो महासचिव एक तरह से सरकार में है, वो सबसे पावरफुल होते हैं, सारी चीज़ें वो तय करते हैं। और उनका भोपाल आना 14 तारीख को, फिर यहाँ कुछ कार्यक्रम में शामिल होना, कोई एक मैसेज। देखिए मनोज जी, हम देखते हैं संघ पूरे कार्य देखता है, किसने क्या कार्य पद्धति देखता है, कार्यशैली देखता है, किसके काम क्या है उसकी भी समीक्षा करते हैं। क्योंकि शिव प्रकाश और तमाम सारे लोगों का एक मुख्यालय भोपाल में बनाया है। 5 कार्यवाहक हैं मनोज जी, उसमें तो भोपाल में आना, नागपुर में बैठना या बैतूल आना, अभी मोहन भागवत जी भी भोपाल आते हैं, तो इससे किसी के तबादले से वो नहीं लगा सकते या किसी सरकार की समीक्षा से नहीं लगा सकते। संघ का काम है, आने जाना लगा रहता है और वो कार्य विभाजन करते हैं बाकायदा। आप देखिए कि बदलाव भी होते हैं इस बैठकों के बाद भी, पिछली बार भी जब देखिए बैठकों के बाद बदलाव हुआ था। वो जो जिस कार्यालय का वो उद्घाटन करने वाले हैं, वो कहा जा रहा है कि संघ का एक उप मुख्यालय की स्थिति में वो रहेगा भोपाल में। बिल्कुल मनोज जी, मध्य भारत के नजरिए से क्योंकि एक सेंटर पॉइंट है भोपाल में भी। भाजपा की सरकार ना भी होती तब भी देखिए आप मध्य प्रदेश पूरे सेंटर में है। यदि आप कहीं भी जाएंगे तो यदि वो अपना एक उप कार्यालय यहाँ खोलना भी चाहते हैं या खोल ही लिया है, उसका उद्घाटन करेंगे, तो यहाँ पहले से भी बैठने से उससे कभी सरकार के कामकाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो यहाँ बैठेंगे तो कुछ बदलाव होगा। संघ जिस तरह भटनागर जी ने भी बताया, कभी हस्तक्षेप नहीं करता सरकारी कामकाज में या सरकारों में दखल नहीं देता। संघ से जो लोग आते हैं, जो सह संगठन मंत्री, प्रत्यक्ष दखल तो नहीं देता, प्रत्यक्ष दखल नहीं देता, अप्रत्यक्ष रूप से जो काम करना है वो संगठन महामंत्री करते हैं। लेकिन प्रकाश जी, ऐसा नहीं लग रहा है जिन लोगों को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से रखा हुआ है वो अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पा रहे हैं पूर्ववर्तियों की अपेक्षा में, जिसके कारण ये स्थितियां बन रही कई बार। देखिए, जो जिनको प्रत्यक्ष तौर पे काम दे रखा है, निश्चित तौर पे वो जो भी काम कर रहे होंगे उनके काम की समीक्षा होती होगी और इस आधार पर बदलाव ये तो अगर आपको कोई दायित्व दिया है, आप उसमें सफल हो या असफल हो, ये आपकी कार्य पद्धति पे है। उसके बाद फिर संघ डिसीजन लेता होगा कि इसको भेजा जाए, काम का है या नहीं है, इसे हटाना है, रखना है, क्या करना है, नया दायित्व देना है, इसे कहाँ उपयोगी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि उनका तौर तरीका ऐसा होता है, वहाँ एक इस्तीफे की परंपरा नहीं होती है। बिल्कुल, क्या आप किसी से इस्तीफा लोगे या कुछ करोगे, वहाँ पे सब काम साइलेंट होता है। कई उदाहरण है मनोज जी के, संघ ने भाजपा में भेज दिया, भाजपा से वापस भी लोगों को बुला लिया। अभी जो इनके संगठन मंत्री थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल, बिल्कुल पहले जो वो वापस संघ में चले गए, तो क्योंकि वो भी प्रचारक थे तो उनका दायित्व वहाँ से बदल के वहाँ शिफ्ट कर दिया। वो उनकी जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, वो उस हिसाब से चेक करेंगे। ये नहीं कि यदि आप सरकार पे शिकंजा नहीं कस पाए या संगठन को मजबूत नहीं कर पाए तब आपको बदलेंगे। जो एजेंडा है, जो उनका काम है, वो तरीके से करेंगे, उस हिसाब से समीक्षा करते हैं। यदि उनको लगेगा कि सुहास भगत ने अच्छा किया, जो काम करना चाहिए था वो उनकी उसमें गुड विश में है या अच्छा काम किया, तो निश्चित तौर पर उनको क्यों बदलेंगे। या उनको लगेगा कि इनके उपयोग हम उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं या दूसरे राज्य में बेहतर ले सकते हैं, तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ से भी भेजा पश्चिम बंगाल, तो ऐसे आदान प्रदान चलता रहता है। नहीं तो उसमें इसलिए भी सवाल उठता है ना कि जब चाय पार्टी होती है तब कोई आवाज़ नहीं आती है, कहा जाता कि अनौपचारिक रूप से सब चल रहा है। लेकिन जब एक मंत्री दूसरे मंत्री पे ये सवाल उठाता कैबिनेट में, तो बजाय संगठन सरकार को कुछ करने के संगठन में तलब हो जाता है। ये थोड़ा सा अंतर है या कुछ गड़बड़ है कहीं किसी स्तर पर? देखिए, ये उनकी अपनी कार्य पद्धति है कि सरकार में उनका कहाँ दखल होगा। अगर चूंकि वहाँ पे एक कांग्रेस से आया हुआ है और एक भारतीय जनता पार्टी में, उन दोनों के बीच में कोई विवाद हो गया, चूंकि वो नया सदस्य भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे लगता है कि संगठन में बुला के उसको समझाया गया होगा। तो सरकार का काम अलग है, लेकिन ये है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं ना। बिल्कुल, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करेगा? ये एक बड़ा सवाल है।
चलिए, अब चूँकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो संघ के जो हम बैठक की जिसकी बात कर रहे हैं, कई सारे मुद्दों पर चिंतन होना, और संघ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाहिर तौर पर बोली नहीं जाती, लेकिन संकेतों की अपनी एक भाषा होती है, जिसको संघ के जितने भी स्वयंसेवक हों या जो संघ प्रमुख होते हैं, चाहे मोहन भागवत हों या उनके पहले गुरु गोलवलकर हों, रज्जू भैया हों, ऐसे तमाम सारे जो संघ प्रमुख रहे हैं, KP सुदक है, कुप्पाली सीतामैया, सुदर्शन हो, वो एक मैसेज देते हैं, और जिसके बाद संघ से जो जुड़े लोग या संघ के जो सिस्टम में काम करते लोग रहते हैं, वो निशारों को समझ के अपना काम आगे बढ़ाते हैं। भले सरकार बीजेपी की हो, लेकिन संघ हमेशा उन सरकारों में असरकार रहता है, ये दिखे ना दिखे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चिंतन मनन का दौर संघ अभी कर रहा है, और जिस प्रकार से जो चिंता उनकी SC ST वर्ग को लेकर है, तो जाहिर सी बात है कि संघ एक दूरगामी सोच के साथ इस पर काम कर रहा है। और बीच में सामाजिक ताने बाने को जो नुकसान पहुंचा है 2-2.5 साल पहले जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको लेकर, तो उसने निश्चित तौर पर संघ की चिंता बढ़ाई होगी, और आने वाले समय में संघ के इस चिंतन का परिणाम हमको फील्ड में भी नज़र आएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।